नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को पॉलीमर वाली यूनिट स्टार्ट करवा रखी थी, जिसमें आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। हम जो स्टडी कर रहे थे वो क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स कर रहे थे, जो अलग अलग बेसिस के आधार पे इनको अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई किया गया, जिसमें हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पे इन पॉलीमर्स को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था होमोपॉलीमर्स और दूसरा था हेट्रोपॉलीमर, या इसको हम कोपॉलीमर भी कहते हैं। ये दो टाइप के मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस के साथ में बता दिया था। अब ये जो हेट्रोपॉलीमर है, ये वो पॉलीमर्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट होती हैं। अब ये मोनोमर जो यूनिट हैं, इनके अरेंज होने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि सारी मोनोमर एक टाइप की मोनोमर यूनिट पहले जुड़े, मतलब ब्लॉक में, फिर दूसरे टाइप की मोनोमर यूनिट जुड़े। ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइप की मोनोमर यूनिट जुड़ी, फिर दूसरी मोनोमर यूनिट जुड़ी, फिर पहले वाली मोनोमर यूनिट जुड़ी, मीन्स एक के बाद एक सीक्वेंस में करते हुए जुड़े। ऐसा भी हो सकता है कि कोई उनके बीच में कोई सीक्वेंस नहीं हो। इस आधार पे कोपॉलीमर्स को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। चार टाइप के कोपॉलीमर्स होते हैं। तो आज हम उन कोपॉलीमर्स को स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे, जो स्टूडेंट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए आपके एग्ज़ाम की स्कीम आ गई है। आप लोगों को एक दिन में 2 एग्ज़ाम देंगे। एक एग्ज़ाम जो है वो आपका 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। हम बात कर रहे हैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री में आपके 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर आपके, हर एक पेपर जो है वो 1.5 घंटे का पेपर बना दिया इन्होंने, और उस 1.5 घंटे में आपको जो पेपर करना है वो 50% पेपर सोल्व करके आना है। 50% पेपर का मतलब होता है कि आप पहले हर एक यूनिट का एक एक क्वेश्चन करते थे। 10 क्वेश्चंस आते थे, एक यूनिट के 2 क्वेश्चन आते थे। और पहले ये स्कीम होती थी कि एक यूनिट में से आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब इन्होंने यूनिट का वो क्राइटेरिया है वो भी हटा दिया। आपकी इच्छा है, आप एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो आपका पेपर, जैसे 33 और 34 मार्क्स का जो पेपर्स होते हैं, 33 और 34 मार्क्स का पेपर है, तो इसका जस्ट 50% करना है। 50% मीन्स 15-16, ये समझ लो 17 मार्क्स का पेपर ये अटेम्प्ट करना है। 17 मार्क्स का ही पेपर ये अटेम्प्ट करना है और 17 मार्क्स का पेपर ये अटेम्प्ट करना है। या आपको हर एक के, इसमें भी आपके पास 10 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें से आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे। तो यहाँ पे भी आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे भी कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और यहाँ पे भी आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 2 कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो तीसरा क्वेश्चन है, हो सकता है कि उसमें आपको कोई पोर्शन नहीं आए, क्योंकि टोटल 17 नंबर बन जाने चाहिए, तो कोई पोर्शन नहीं आए तो आप छोड़ सकते हो। तो वो आपके केवल 50% पेपर ही आपको सोल्व करना है। उसमें कोई भी यूनिट जो है वो मेंशन नहीं होगी। आप फर्स्ट यूनिट के दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप सेकंड थर्ड किसी भी यूनिट में से कर सकते हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉलीमर।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे सिंथेटिक पॉलीमर। आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान, हमें आसानी से लर्न होने वाला चैप्टर है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर में हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो पहला हम क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। कितने टाइप में डिवाइड किया पॉलीमर्स को? 2 टाइप में। कौन कौन से पॉलीमर्स थे? होमोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जिसमें एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट मिलती है, सेम या वन टाइप मोनोमर यूनिट। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके बहुत सारे आपस में जुड़े मीन्स और क्या बना लें, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करें। और इस पॉलीमर्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीथीन, पॉलीइथीन। तो इथेन जो है वो इथेन की मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ के पॉलीथीन का फॉर्मेशन करें। इसमें सब सारी की सारी जो मोनोमर यूनिट है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया होमोपॉलीमर्स। हेट्रोपॉलीमर्स जिनमें डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होती हैं। क्या है? डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर यूनिट, डिफरेंट मोनोमर यूनिट प्रेजेंट है। अब ये जो मोनोमर यूनिट है इनका अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है। एग्जाम्पल है नाइलॉन 6,6। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम हेट्रोपॉलीमर में पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया, नाइलॉन 6,6 हेट्रोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। इसमें एडिपिक एसिड प्लस में हेक्सा इथाइलिन डाइएमीन आपस में जुड़ के पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2 मोनोमर यूनिट है, एडिपिक एसिड और हेक्सा इथाइलिन डाइएमीन। आपके 2 मोनोमर यूनिट यहाँ पे, 2 टाइप की मोनोमर यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये डिफरेंट मोनोमर यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इन यूनिट का अरेंजमेंट या इन मोनोमर यूनिट का अरेंजमेंट भी अलग अलग टाइप से हो सकता है। इसके आधार पे इस हेट्रोपॉलीमर्स को या कोपॉलीमर्स को हम 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया। तो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोपॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट के अरेंजमेंट के आधार पे कोपॉलीमर्स को हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कोपॉलीमर on the basis of arrangement of monomer units। मोनोमर यूनिट्स के अरेंजमेंट के आधार पे हम इनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। देखो इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला अल्टरनेटिव कोपॉलीमर्स। नाम से ही पता है, अल्टरनेटिव कोपॉलीमर।
जिसमें मोनोमर यूनिट्स जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म में जुड़ती जाएं, तो वो पॉलीमर्स क्या कहलाएंगे? अल्टरनेटिव कोपॉलीमर्स कहलाएंगे। जिसमें मोनोमर यूनिट जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म में आपस में कनेक्ट होती जाए। जैसे हम नाइलॉन 6,6 की बात करते हैं, नाइलॉन 6,6 में क्या होगा? एडिपिक एसिड और हेक्सा इथाइलिन डाइएमीन आपस में एक के बाद एक अल्टरनेटिव फॉर्म में कनेक्ट होते जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव कोपॉलीमर्स। अल्टरनेटिव कोपॉलीमर्स में क्या होगा? मोनोमर यूनिट लिंक्ड मोनोमर यूनिट लिंक्ड अल्टरनेटिवली। एग्जाम्पल, नाइलॉन 6,6। कैसे? जैसे ए और बी दो टाइप की यहाँ मोनोमर यूनिट हैं। ए और बी टाइप दो टाइप की मोनोमर यूनिट है। एन ए टाइप की मोनोमर यूनिट आपस जुड़ेंगी और एन ही बी टाइप की मोनोमर यूनिट जुड़ेंगी। लेकिन इसके अरेंजमेंट कैसे होगा? पहले ए जुड़ा, फिर बी जुड़ा, फिर ए जुड़ा, फिर बी जुड़ा। अल्टरनेटिव मैनर में जुड़ रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अल्टरनेटिव कोपॉलीमर्स। ये क्या कहलाएगा? अल्टरनेटिव कोपॉलीमर्स। दूसरे टाइप का जो पॉलीमर है वो रैंडम कोपॉलीमर्स है। ये भी हो सकता है कि ये जो मोनोमर यूनिट्स हैं उनका कोई अरेंजमेंट ही नहीं हो, वो अपनी इच्छा से कैसे भी रैंडम फॉर्म में जुड़ सकती हैं। हो सकता है ए जुड़े, फिर बी आए, लेकिन आगे सीक्वेंस चेंज हो जाए, ए के बाद डायरेक्ट बी आ जाए। मीन्स कोई भी सीक्वेंस नहीं होती है, उनको कहा जाता है रैंडम कोपॉलीमर। तो सेकंड टाइप का है रैंडम कोपॉलीमर, जिसमें कोई भी अरेंजमेंट की सीक्वेंस नहीं होती है। क्या होगा? मोनोमर यूनिट लिंक्ड, यहां पे अल्टरनेटिव था, यहां पे क्या लिख दूंगी? इरेगुलर फॉर्म। क्या है? इरेगुलर फॉर्म या इरेगुलरिटी, किसी भी फॉर्म में जुड़े हुए हो। मोनोमर यूनिट लिंक्ड रेगुलर। जैसे ए और बी दो मोनोमर यूनिट हैं, उनको जोड़ने से कोपॉलीमर बनता है। तो कैसे? इस तरीके से भी जुड़ सकती हैं। मैं यहां पे बता रही हूं इनका। Na और Nb आपस में किस तरीके से कनेक्ट होंगे? हो सकता है पहले A आया, फिर BB भी आ सकता है, फिर A भी आ सकता है, फिर एक B आ सकता है किसी भी फॉर्म में, फिर A आ जाए, कुछ भी, कोई सीक्वेंस नहीं है इनके कि एक इसके बाद ये आना चाहिए। वो क्या कहलाएंगे? रैंडम कोपॉलीमर। रैंडम कोपॉलीमर दो पढ़ लिए हमने। तीसरा टाइप का है हमारा, ये भी हो सकता है कि पहले एक टाइप के मोनोमर यूनिट एक ब्लॉक में आए, ब्लॉक बनाए, फिर अगला मोनोमर यूनिट अपने ब्लॉक बनाए, फिर अगला मोनोमर यूनिट ब्लॉक बनाए। मीन्स मोनोमर यूनिट आपस में जो जुड़ रही हैं वो एक टाइप की मोनोमर यूनिट से एक ब्लॉक बने, दूसरी टाइप की मोनोमर यूनिट से दूसरा ब्लॉक बने। इस तरीके से ब्लॉक की फॉर्म में ये आपस में जुड़ते जाएं, तो इसे क्या कहेंगे हम? ब्लॉक कोपॉलीमर। किस फॉर्म में जुड़ रहे हैं? ये ब्लॉक की फॉर्म में आपस में जुड़ते जाते हैं। यहां पे एक बल्क सीक्वेंस में जुड़ेंगे
मोनोमर यूनिट linked bulk sequence। जैसे हम बात करें इसी की, मैं इसी का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ आप लोगों को कि पहले एक टाइप की मोनोमर यूनिट ने ब्लॉक बनाया, एक बल्क सीक्वेंस में जुड़ी। फिर दूसरे टाइप की मोनोमर यूनिट आई, इसने ब्लॉक बनाया। फिर वापस पहले टाइप की मोनोमर यूनिट आई, मीन्स ये ब्लॉक की फॉर्म में जुड़ा। एक ब्लॉक बना, एक टाइप की मोनोमर यूनिट एक ब्लॉक बनाया, फिर दूसरे टाइप की मोनोमर यूनिट ने ब्लॉक बनाया। इस तरीके से ब्लॉक की फॉर्म में जुड़ेंगे, उनको कहेंगे ब्लॉक कोपोलीमर। और चौथा टाइप है ग्राफ्ट कोपोलीमर। चौथा टाइप है, मैं यहीं पे इसी को इरेज करके यहाँ पे लिख रही हूँ। फोर्थ टाइप है ग्राफ्ट कोपोलीमर। ग्राफ्ट कोपोलीमर में एक मोनोमर यूनिट तो मेन चेन बनाए और दूसरा टाइप का मोनोमर यूनिट साइड चेन का फॉर्मेशन करे, उसे क्या कहेंगे हम? ग्राफ्ट कोपोलीमर। ध्यान से सुनो, एक टाइप का पॉलीमर, जैसे मैं एक ही बात, ये इसी की बात कर रही हूं, ये तो मेन चेन बना रहा है। कोई भी एक टाइप का मोनोमर यूनिट तो मेन चेन का फॉर्मेशन करे और दूसरा साइड चेन का फॉर्मेशन करे, तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्राफ्ट कोपोलीमर कहेंगे। देखो, हमने 4 टाइप के कोपोलीमर्स पढ़े। अल्टरनेटिव कोपोलीमर्स मीन्स मोनोमर यूनिट जो है उनका अरेंजमेंट, लिंकेज अरेंजमेंट एक के बाद एक जुड़ते जाएंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म में कनेक्ट होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा रैंडम कोपोलीमर्स, मीन्स इसमें मोनोमर यूनिट जो है वो आपके किसी भी सीक्वेंस में आपस में जुड़ सकती है, कोई भी उनकी सीक्वेंस नहीं है। तीसरे टाइप का हमने पढ़ा ब्लॉक कोपोलीमर्स। इसमें एक टाइप की मोनोमर यूनिट ब्लॉक, एक आपस में बल्क सीक्वेंस में जुड़े और ब्लॉक का फॉर्मेशन करे। फिर दूसरे टाइप की मोनोमर यूनिट आए, वो भी आपस में जुड़े और ब्लॉक का फॉर्मेशन करे, तो वो क्या कहलाएंगे? ब्लॉक कोपोलीमर्स। और चौथे टाइप का पढ़ा हमने ग्राफ्ट कोपोलीमर्स। इसमें ये हुआ कि कोई एक टाइप की मोनोमर यूनिट तो अपनी मेन चेन का फॉर्मेशन करे और बाकी की जो मोनोमर यूनिट है, मान लो यहाँ पे तो मैंने 2 ही शो किए, तीसरी भी तो हो सकती है मोनोमर यूनिट। ऐसा थोड़ी है कि केवल 2 टाइप की मोनोमर यूनिट ही कोपोलीमर्स बना रहे, नहीं, एक से ज्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट जब आपस में जुड़ के पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उनको कहा जाता है कोपोलीमर्स। इसमें ग्राफ्ट कोपोलीमर्स का मतलब है कि जब एक टाइप की मोनोमर यूनिट तो केवल मेन चेन का फॉर्मेशन करे और बाकी के जितने भी टाइप की मोनोमर यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो सब के सब क्या किसका फॉर्मेशन करें? साइड चेन का फॉर्मेशन करें। जैसे यहाँ पे एक दूसरे टाइप की और मोनोमर यूनिट है, मान लो ये जुड़ी A, B और C, इन 3 टाइप की मोनोमर यूनिट से पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो A ने तो मेन चेन का फॉर्मेशन किया और जो B है वो और C जो है वो साइड चेन का फॉर्मेशन करती है, तो इनको कहा जाता है ग्राफ्ट कोपोलीमर। क्लियर यहाँ तक? मीन्स कोपोलीमर्स का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम स्टडी करेंगे इनकी स्ट्रक्चर्स के आधार पे कि ये जो मोनोमर यूनिट हैं आपस में जुड़ के किस टाइप की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। इसके आधार पे इन पॉलीमर्स को हमने क्लासिफाई किया गया है। इसके आधार पे पॉलीमर्स को हम 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया। स्ट्रेट चेन मीन्स
सारे के सारे मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ के एक स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करें, तो उनको क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन कोपॉलीमर्स, पॉलीमर्स। तो अगला क्लासिफिकेशंस का हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अगले टाइप का हम स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के आधार पे पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशंस 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, नाम से ही आप डेफिनेशंस को समझ जाओगे, और 3 डायमेंशनल, मैं 3D से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आपस में जुड़ के यदि लीनियर स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रही है, उस पॉलीमर की जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलीमर्स कहेंगे। इनमें किसी भी टाइप की साइड चेन नहीं होती है। ये पॉलीमर्स एक स्ट्रेट लाइन में जुड़ के आपस में पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइनें हैं ये आपस में कनेक्ट होती हुई चली जाती हैं, ये आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, और इनसे जो पॉलीमर बनता है उसको कहा जाता है लीनियर पॉलीमर्स। अब देखो, ये एक पॉलीमर था, ये दूसरा पॉलीमर है, ये तीसरा पॉलीमर है, इस तरीके से चौथा पॉलीमर आएगा, इसी तरीके से 5वां पॉलीमर आएगा, छठा मीन्स एक, इस तरीके से आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो इन पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच भी क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ये कौन सा होगा? फिजिकल फोर्स। भाई 2 टाइप के पढ़ते हैं हम, फिजिकल फोर्सेस से जुड़े हुए रहेंगे, और ये जो फिजिकल फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए, और दूसरी बात, ये जो लीनियर पॉलीमर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? कम स्पेस में आ रहे हैं, मीन्स इनके बीच में किसी भी तरीके का गैप नहीं है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, दूसरी लाइन के बाद कोई ब्रांच है ही नहीं, उनके बीच में जगह नहीं होगी, मीन्स क्लोज पैकिंग होगी। क्लोज, एक लाइन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, तो क्या होगा भाई? वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये क्या होते हैं? डेंस पॉलीमर होते हैं, या इनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई डेंसिटी होती है। क्या है? इनकी हाई डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी हाई है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर यहां तक? और इनके टेंसिल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। टेंसिल स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों होती है? देखो, इनके बीच में कौन सा फोर्स जुड़ा हुआ है? फिजिकल फोर्स जुड़ा हुआ है, इसीलिए इनको हम खींचने पे बहुत आसानी से नहीं टूटते हैं। टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब जैसे अपन रबड़ को खींचते हैं, रबड़ को खींचने पे वो ज़्यादा खिंच जाता है, और एक लिमिट आती है कि उसके बाद अपन उसको खींचेंगे तो वो बीच में से ब्रेक हो जाएगा। अभी तो अपन उसको खींच रहे हैं
तो जहाँ तक हम उसको खींचने के बाद वो टूटे नहीं, मीन्स वो उसकी क्या है, टेंसिल स्ट्रेंथ है कि उसको आप इलार्ज भी कर रहे हो और वापस अपनी पोजीशन में भी जा रहा है। तो ये क्या कहलाती है, उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ कहलाती है। ये लीनियर पॉलीमर्स की टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कौन सा फोर्स है, फिजिकल फोर्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये खींचने पे वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर्स की। ब्रांच्ड पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिसमें मेन चेन के साथ मेन चेन एज वेल एज क्या होंगी, ब्रांच्ड चेन भी होंगी, साइड में ब्रांच्ड चेन भी चलेंगी। अब ब्रांच्ड चेन चली, देखो ब्रांच चेन चली, ये पॉलीमर्स था मान लो, तो ब्रांच्ड ऐसे ही हुआ, कोई ब्रांच इधर निकल गई, इधर निकल गई। अब इस ब्रांच्ड पॉलीमर्स के साथ दूसरा पॉलीमर आपस में जुड़ेगा, वो भी कैसा है, ब्रांच्ड है, वो भी कैसा है, ब्रांच्ड है। तो देखो इनके बीच में स्पेस आ जाएगा, ये लीनियर थे, इनके बीच में किसी भी तरीके की ब्रांच नहीं थी, ये इस तरीके से जुड़ रहे थे, तो एक के बाद एक दूसरे बिल्कुल पास पास हो सकते हैं ये पॉलीमर्स। तो जब इनकी बात करें कि जिनमें साइड में ब्रांचेस भी चलती हैं, ये वो पॉलीमर्स होते हैं जिनमें साइड में ब्रांच प्रेजेंट होती है, मेन चेन के साथ में एक ब्रांच चेन भी प्रेजेंट होती है यहाँ पे। अब ब्रांच चेन है तो जब ये आपस में पॉलीमर्स एक साथ जुड़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक पॉलीमर पकड़ लिया आपने, एक पॉलीमर नहीं होता है, बहुत सारे पॉलीमर्स आपस में जुड़ेंगे। अब ये जब ये पॉलीमर्स आपस में जुड़ेंगे तो देखो इनके बीच में खाली स्पेस रहा, इन ब्रांच के कारण खाली स्पेस हो गया। जब खाली स्पेस हुआ तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ा तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हुई, लो डेंसिटी हो गई। क्या हो गई, इनकी डेंसिटी लो डेंसिटी हो गई, और डेंसिटी लो हो गई तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी कैसे होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और इन पे इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। किसके कंपैरिजन में, लीनियर पॉलीमर्स के कंपैरिजन में ब्रांच्ड पॉलीमर्स की टेंसिल स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं 3D क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। देखो ये इन पॉलीमर्स के बीच में जो है वो फिजिकल फोर्स होता है, यहाँ पे भी फिजिकल फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, जबकि ये जो पॉलीमर्स हैं ये आपस में किससे जुड़ते हैं, केमिकल फोर्स के द्वारा, मीन्स किसी केमिकल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और केमिकल बॉन्ड से जोड़ के ये 3D की एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, 3D क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये इनके बीच में आपस में क्या जुड़ा हुआ, किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ये केमिकल बॉन्ड के द्वारा, केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जाहिर सी बात है जो केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है वो कैसे होंगे, हार्ड होंगे। कैसे होंगे, हार्ड होंगे। बेकेलाइट्स इसका एग्जाम्पल है जिससे हम स्विच बोर्ड बनाते हैं, हार्ड होंगे। ये इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये मेल्ट नहीं होते हैं, ये तो क्या हो रहे थे, मेल्ट हो रहे थे, तभी इनका मेल्टिंग पॉइंट था। ये क्या होते हैं, जब हम इनको मेल्ट करने के लिए हम इनको टेम्परेचर देंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होते हैं बल्कि जलने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट हुआ मीन्स हमने उसको ज़्यादा टेम्परेचर उस टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो गई वहाँ पे उस टाइम, और जो हीट एनर्जी दी गई मीन्स वो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, मेल्ट थोड़ी होते हैं,
बेकेलाइट्स के ये जो स्विच बोर्ड होते हैं ये क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो ये क्या होंगे, ज़्यादा टेम्परेचर देने पे ये क्या होते हैं, जल जाते हैं, हार्ड होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर देने पे ये जल जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है बेकेलाइट्स। ये थे हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के आधार पे इन पॉलीमर्स को 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। अब आगे भी हम और क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। पॉलीमर्स के फॉर्मेशन मैकेनिज्म के आधार पे इन पॉलीमर्स को क्लासिफाई करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।